हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 75 वीडियोज़ की एक सीरीज़ कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए, और उसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं। और इंडियन हिस्ट्री में भी हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री देख ली है पहले, और ये हमारा 16th लेक्चर है, और इसमें हम लोग मेडिवल इंडिया का पहला पार्ट देखेंगे। मैं एक आपको इसमें सजेशन देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें दिखेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन से हो, सीडीएस से हो, जियो साइंटिस्ट वाले एनडीए एग्जामिनेशन से हो, सारे क्वेश्चन जो है सो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ली हुई है। मैंने इसमें क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस में आपको एनसीईआरटी की कौन सी एनसीईआरटी से ली गई है और उसकी पेज नंबर भी दिया है। कुछ में मैंने आपको एनसीईआरटी की कटिंग दी है। आपको मेरी सजेशन ये है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें। इवन जो पिक्चर के नीचे कुछ वर्ड्स लिखी होती है उसको भी आप सही से करके जाएँ, बिकॉज क्वेश्चन वहाँ से भी बहुत बार आए हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि एक टर्म है पाही कास्ट। जितनी भी मेडिवल इंडिया में या एंशिएंट इंडिया में जितनी भी टर्म है वो आपको याद रखने हैं। सो पाही कास्ट टर्म जो है वो क्या है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो पाही कास्ट क्या है। देखिए, अब आपको जो किसान होते थे मुगल पीरियड के समय में, जो किसान होते थे पीजेंट को बोलते थे क्या क्या, पीजेंट को बोलते थे एक रैयत भी बोलते थे। पीजेंट को ही बोलते थे रैयत, या उसको बोलते थे, ये आप याद रखेंगे, मुजारियन। ठीक है, मुजारियन याद रखेंगे। देन फिर इसको किसान भी बोलते थे और इनको अशामी भी बोलते थे। ठीक है, तो ये दो वर्ड तो आपको यूनिक है, याद रखेंगे। इसके बाद पीजेंट जो होते थे दो तरह की पीजेंट हुआ करते थे उस समय में। दो तरह की होती थी। एक होते थे खुद कास्ट और एक होते थे पाही कास्ट। ठीक है, नाउ पाही कास्ट क्या होते थे, जैसे खुद कास्ट क्या होते थे, जैसे मान लीजिए कि आप जिस विलेज में रह रहे हो उसी विलेज में आपका लैंड है। ठीक है, और वहाँ पे आपको जो आप एजेंट हो तो आपके पास लैंड होगी, तो उस विलेज जिस विलेज में हो उसी विलेज में आपको लैंड है, वहाँ पे आप फार्मिंग कर रहे हो, दैट्स अ खुद कास्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पाही कास्ट क्या होता है, जैसे कि आप जिस विलेज में रह रहे हो वहाँ से आपको काम करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए आपको किसी दूसरे विलेज में जाना पड़ता है, सम अदर विलेज। अब ये सम अदर विलेज में आप ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं पे काम कर रहे हो, है ना, किसी और पे जगह पे जा करके। अब कहीं और जाने की ज़रूरत क्यों पड़ा, हो सकता है कि आपकी ज़मीन बंजर हो गई होगी, हो सकता है कि आपको फेमीन आ गया होगा, जिस कारण से आपको कंपल्सन हो गई होगी कि आपको वहाँ से जाना है। तो एक तो आप चॉइस से भी जा सकते थे और एक कंपल्सन से भी हो सकते थे। ठीक है, सो ये जो हो गया नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर्स जो होते थे उसको बोलते थे पाही कास्ट। इस इज नॉट अ लैंडलेस कल्टीवेटर। हो सकता है उनके पास लैंड होगा बट वहाँ पे उनको जाना पड़ा होगा किसी और कारण से। ठीक है, कि उपजाऊ जमीन नहीं रहेगी उस कारण से। ये जो है तो आपको ये पूरी डिटेल आपको दी हुई है। नाउ मैंने इसमें आपको लिख दी है एक चीज़ कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट, ये चैप्टर से एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है, और ये पेज नंबर 197 198 में। एनसीईआरटी को आप छोड़ के नहीं जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मुगल किंग होते थे उसकी रिलीजियस पॉलिसीज इनमें से कौन से नहीं है। ठीक है, मुगल किंग की रिलीजियस पॉलिसी इनमें से कौन से नहीं है। अब देखो, ये भी आपको एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन उठाया हुआ है कि अकबर ने 1563 ईस्वी में पिलिग्रिमेज टैक्स जो होता है, तीर्थ यात्रा जाने का जो कर होता था, उसको एबोलिश किया था। किसने किया था, अकबर ने। क्लियर, और अकबर ने ही 1564 में नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट पे जो जिजिया टैक्स थी उसको एबोलिश किया था। हालांकि बाद में उसको रीइम्पोज कर दिया गया था नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट पे, बट अकबर ने जिजिया को 1564 में हटाया था। तो ये तो बिल्कुल सही है, पूरी एनसीईआरटी से एग्जैक्ट लिया हुआ है। इसके बाद है कि अकबर इशूज इंस्ट्रक्शन टू हिज ऑफिसर टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन, मतलब सब धर्म को एक जैसा देखना है। ठीक है, तो ये उनकी आइडिया थी, उसका नाम था सुलही कुल, मतलब एब्सोल्यूट, सुलही कुल का मतलब एब्सोल्यूट पीस। तो इसकी पॉलिसी जो है सो अकबर ने इंस्ट्रक्शन दिया था उस अपने एम्पायर में जितने भी ऑफिसर थे कि आपको जो है सो जो इसेंस है सुलही कुल का कि सबको एक समान से देखना है, एब्सोल्यूट पीस होना चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो करना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि नॉट ऑल मुगल एम्पायर्स गिव ग्रांट्स फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप। हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे मुगल एम्पायर जो है सो पूजा के जो प्लेस होते थे उसको और बिल्डिंग को मेंटेनेंस के लिए ग्रांट्स देते थे। तो ये आपका गलत कौन सा है, ये है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ऑल मुगल एम्पायर्स गिव ग्रांट टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ द वर्शिप। तो ये आपका आंसर हो गया।
अब ये जो क्वेश्चन है, व्हाई दिस क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? बिकॉज न्यूज में था, किसी ने PIL की थी कि NCERT में ये लाइन गलत लिखी हुई है। नो, क्या लाइन था कि ग्रांट्स वेर इशूड फॉर द रिपेयर ऑफ अ नंबर ऑफ टेम्पल इन द रीजन ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब आफ्टर दे हैड बीन डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वार। इसमें NCERT में लिखा हुआ है कि जब वॉर के समय में अगर जो टेम्पल डिस्ट्रॉय हो जाते थे तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको शाहजहां औरंगजेब के समय में उसमें रिपेयर के लिए ग्रांट्स दी जाती थी। तो ये NCERT में लिखी हुई है, तो ये तो राइट है, और इसके कारण चूंकि केस हुआ था इसलिए ये न्यूज में था। ये भी आपको याद रखना है कि मुगल क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता चलता है कि मुगल के समय में कौन कौन से धर्म होते थे, इथनिक और रिलीजियस जो कम्युनिटीज होते थे वो होते थे हिंदू, जैन, जोरास्ट्रियन, मुस्लिम, अकॉर्डिंग टू द NCERT। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 233 to 234 पेज में आपको द सेम बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट में ये पूरी एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिड द मराठा एग्रीज टू सर्व द मुगल किंग विद अ कैवलरी कंटिजेंट ऑफ 15,000 इन द अर्ली 18th सेंचुरी। बोलता है कि किस कंडीशन पे मराठा एग्री हुआ था कि मुगल किंग को हम रक्षा करेंगे 15,000 कंटिजेंट ऑफ घुड़सवार, 15,000 घुड़सवार सैन्य के साथ में। समझ में आ गया? 15,000 घुड़सवार सैन्य दस्ते के साथ में किस कंडीशन पे मराठा एग्री हुआ? तो ऐसे तो हुआ नहीं होगा। तो मराठा जो है दो चीज़ें उस समय लेती थी, दो तरह की टैक्स लिया करती थी। वन इज द चौथ होती थी, वन इज द चौथ, और वन होती सरदेशमुखी होती थी ना। वो चौथ जो होता था वो क्या होता था कि चौथ होता था कि 1/4 ऑफ द टोटल रिवेन्यू, 1/4 ऑफ द टोटल रिवेन्यू जनरेटेड और अर्न बाय द एनी किंगडम। किसी किंगडम के द्वारा जितनी रेवेन्यू जनरेट होती थी, जितनी रेवेन्यू कमाई जाती थी, उसका 25% जो है 1/4 या 25% जो होते थे वो चौथ के रूप में देते थे। सरदेशमुखी होता था, एक्स्ट्रा जो है सो 10% दिया जाता था। उससे क्या होता था कि एक्स्ट्रा 10% देता था कि रॉबरी वगैरह ना हो, लूटे ना जाए, रिवेलियंस वगैरह से बचाने के लिए सरदेशमुखी जो है सो दी जाती थी। तो अब ये तो आपको चौथ समझ में गया। अब जैसे मान लीजिए कि हम टैक्स दे रहे हैं भारत सरकार को, तो टैक्स अगर दे रहे हैं तो बदले में हमको कुछ मिलेगा। तो चौथ और सरदेशमुख वाली कंडीशन पे जो है सो ये आपको चौथ और सरदेशमुख वाले कंडीशन पे फरवरी 1719 में, फरवरी 1719 में मुगल इंपेरर, कौन थे मुगल इंपेरर? रफ़ी-उद-दरजत। अब आप पूछोगे कि रफ़ी-उद-दरजत तो हम सुने ही नहीं है। तो रफ़ी-उद-दरजत फर्रुख शियार के बाद 15-20 साल के लिए आए थे, जिनको सैयद ब्रदर्स ने बिठाया था गद्दी पे। समझ गया है? तो इन्होंने आपको राजा साहू को ये आपको असाइन किया था कि आपको हम जितने भी दक्कन की आपको जो 6 मुगल सूबा है उसकी चौथ और सरदेशमुखी का राइट आपको देते हैं, कि जो भी चौथ और सरदेशमुखी होगा उसका राइट देते हैं, और उसके रिटर्न में आप हमको सर्व करोगे, सर्विस प्रोटेक्शन दोगे 15,000 मराठा सोल्डर के कंटिजेंट के साथ में। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दिस इज द आंसर। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकबर के बारे में कौन सा सही है? ठीक है, पूरी एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट किया हुआ है। नाउ इन 1560s अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड। ये बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द 1560s अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंडस्टोन क्वेरिड फ्रॉम द एडजॉइनिंग। आसपास के रीजन से रेड सैंडस्टोन ला करके अकबर ने आगरा में फोर्ट बनवाया था। ये बिल्कुल सही बात है, तो ये आपको सही है। दूसरा है कि इन 1570s अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी। ये भी एनसीईआरटी की सेकंड लाइन लिखी हुई है कि इन द 1570s ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी। तो ये भी आपको बिल्कुल सही है। थर्ड है कि अकबर ऑल्सो कमीशनड अ वाइट मार्बल टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती एट शेख सलीम चिश्ती एट सिकरी। आपको यहाँ बता दें कि इसमें ये भी सही है आपका, बिकॉज इट इज रिटन इन द एनसीईआरटी दैट अकबर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वाइट मार्बल टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू द मैजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क एट सिकरी। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको बुलंद दरवाज़ा भी आपको याद रखना है, तो ये आपको बिल्कुल सही है। ये तीनों लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। चौथा है कि इन 1585 अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा। ये गलत है, क्योंकि इन 1585
द कैपिटल वाज ट्रांसफर्ड टू नॉट आगरा, इट्स लाहौर, है ना। टू ब्रिंग द नॉर्थ वेस्ट जो एरिया थी उसको कंट्रोल में लेने के लिए अकबर ने ये आपको क्या किया था, लाहौर शिफ्ट किया था। ये चारों के चारों स्टेटमेंट एनसीईआरटी की एक पैराग्राफ से लिखी हुई है। क्लियर, एक पैराग्राफ से लिखी हुई है, तो इसीलिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना पड़ेगा। दिस इज द एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बाबर टुक ओवर द लोधी कैपिटल ऑफ आगरा। देखो पूरी एग्जैक्ट लाइन, ये लाइन ये सब पूछा हुआ है 1560, 1570, 1585 और ये सिकरी वाली जो है सो, तो एग्जैक्ट लाइन आपसे पूछा जा रहा है। बाकी आप बैठ करके इसको पढ़ना। क्लियर, जितनी मैंने कटिंग दी है एटलीस्ट उसको जरूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अंडर अकबर द सिस्टम ऑफ जब्त वाज स्टेब्लिश्ड ओवर अ लार्ज एरिया फ्रॉम पंजाब टू अवध। अकबर के समय में जब्त सिस्टम लाया गया था अपना। व्हाट इज द जब्त सिस्टम, ये हम बात करते हैं। और वो कहाँ पे था, पंजाब से लेकर के अवध तक था। पहला ये है। दूसरा है इन द 17th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया द सिस्टम ऑफ जब्त लॉस्ट मच ग्राउंड टू द सिस्टम ऑफ कनकुट। अब ये आपको ध्यान रखना है, बोल रहे हैं कि 17वीं शताब्दी में नॉर्थ इंडिया में जब्त वाला सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो गया और नई सिस्टम स्टार्ट हुई, वो सिस्टम थी कनकुट। एनसीईआरटी में ये दोनों टर्म आपको दी हुई है। सो नाउ व्हाट इज द जब्त, व्हाट इज द कनकुट। नाउ अगर हम बात करें इसमें कि व्हाट इज द कनकुट, कनकुट जो है दो तरह की, दो वर्ड से बनी हुई है ना। वन इज द कन और वन इज द कुट, ठीक है। सो कन का मतलब होता है, कन का मतलब हो गया ग्रेन और कुट का मतलब हो गया एस्टिमेट, ठीक है, समझ में आ गया। कन का मतलब ग्रेन और कुट का मतलब आपको हो गया एस्टिमेट, ठीक है। तो अब ये कनकुट ग्रेन एस्टिमेशन मतलब ये एक आपको रेवेन्यू को निर्धारण करने की एक आपको तकनीक थी, है ना। तो रेवेन्यू को निर्धारण, अब इसमें इसके अनुसार से इन्होंने क्या किया था, रेवेन्यू को एस्टिमेट जो है सो 3 भाग में किया था। रेवेन्यू को एस्टिमेट 3 तरह की रेवेन्यू ये लोग बोलते थे इसमें, कि एक होते थे गुड, अच्छा, एक मिडिल और एक जो होते थे एस्टिमेट। 3 तरह की लॉट्स होती थी। वन इज द गुड लॉट, अच्छा है अनाज, एक मिडिल है और एक इन्फीरियर है ना। और इसके अनुसार से रेवेन्यू जो है सो एस्टिमेट किया जा सकता था। इसके बाद एक बटाई भी होता था, बटाई या उसको भौली भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक खेत बटाई भी होता था। तो ये सब भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती थी, ठीक है। सब रेवेन्यू का आपको रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, ये सब सारी चीज़ें की है, ये 7th एनसीईआरटी में आपको दी हुई है। 7th की एनसीईआरटी में आपको ये दी हुई है, क्लियर। सो कनकुट सिस्टम, तो जब सिस्टम, अब जब सिस्टम भी तो आप समझ लो कि व्हाट इज द जब सिस्टम। जब सिस्टम जो होता है ये भी एक रेवेन्यू सिस्टम होती थी, है ना। ये जो है सो आपको इसमें क्या होता था, अब जब सिस्टम क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि जो मुग़ल रूलर्स थे उनको टैक्स कहाँ से मिलती थी, जो आपको प्रोड्यूस होती थी पीजेंट के द्वारा। अब जब प्रोड्यूस होती थी तो उस पर क्या करता था कि ये सारी क्या कहते हैं उसको, सर्वे की जाती थी कि क्रॉप फील्ड्स कितनी होती है, वो एरिया कैसी है और पूरे 10 साल में कितनी क्रॉप हुई है, और उस बेसिस पे क्रॉप जो कि पे टैक्स फिक्स किया जाता था। समझ में आ गया, क्रॉप फिक्स कहता। तो वो जो प्रणाली थी वो थी जब्त सिस्टम। और ये जो है सो बंगाल गुजरात में नहीं था, दिस इज नॉट इन बंगाल गुजरात। ये जो रेवेन्यू सिस्टम थी वो आपको पंजाब से लेकर के अवध तक में था। समझ में आ गया, सर्वे करते थे और सर्वे के अकॉर्डिंग वो टैक्स फिक्स करते थे। बाद में ये हो गया कि सर्वे नहीं करते थे, वो फसल देखते थे और फसल में कौन सी क्वालिटी की फसल है, गुड क्वालिटी की है, मीडियम की है और इन्फीरियर है, उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू डिसाइड करते थे। तो ये कनकुट सिस्टम और जब सिस्टम। बाकी ये आपको एनसीईआरटी की दी हुई है, कनकुट सिस्टम, देन बटाई सिस्टम, खेत बटाई, तो ये सब आप याद, लंग बटाई, या आप इसको एक बार आराम से बैठ करके पढ़ सकते हो, ठीक है, या आपको बैठ करके पढ़ना है, क्लियर। और देखो जब सिस्टम, इसमें मैंने ये भी दे दिया है कि औरंगजेब का रेवेन्यू ऑफिशियल ऑर्डर 1665 में था। उन्होंने डायरेक्ट किया था अमीन्स ऑफ द परगना दैट दे शुड डिस्कवर द एक्चुअल कंडीशन ऑफ कल्टिवेशन। ये आप याद रखिए, मौजूदा, विलेज बाय विलेज, पीजेंट वाइज, अशामी वर्ड, तो अशामी वर्ड आएगा तो पीजेंट आ जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। एंड आफ्टर मिनट स्क्रूटनी एसेस द जामा,
कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, किफ़ायत अभी भी यूज करते हैं, किफ़ायत ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द पीजेंट्री, ऐसा रखना है जिससे कि वेलफेयर ऑफ द पीपल भी हो। तो ये सब जितनी भी टर्म है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। पीजेंट वाइज हर पीजेंट का अलग अलग आपको डिसाइड करना है। इसके लिए अमीन्स, जो परगना के अमीन्स थे, उसको जो है सो बोला गया था कि आप देखो कि भाई एक्चुअल कंडीशन क्या है, जिससे कि आपको लोगों का भी वेलफेयर हो, गवर्नमेंट को भी पैसा मिल जाए, है ना, फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी का बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर्स वाज द फिजिशियन ऑफ प्रिंस दारासिको। दारासिको का फिजिशियन कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर वाज द फिजिशियन ऑफ प्रिंस दारासिको। अब नाउ इसको कैसे आप पढ़ सकते हो? नाउ जो फ्रांसवा वर्नियर जो है, फ्रांसवा वर्नियर जो है वो आप कहाँ का था? ये फ्रेंच का था, ठीक है। देन निकोलियो मानुची, निकोलियो मांचू जो है वो इटालियन था, विंसी का था शायद, हाँ इटालियन। और जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, आप ट्रेवेनियर सुने होइएगा, इसका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, ये भी फ्रांस का था। और जीन दे थेवेनॉट ये भी आपको फ्रांस का था। यहाँ तक आपको ये आपको ट्रैवलर याद रखने हैं कि कौन कहाँ का, ये सब ट्रैवलर थे। नाउ जो फ्रांसवा वर्नियर है वो फ्रेंच मैन था, और वो डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसफर हुआ करता था और हिस्टोरियन भी हुआ करता था। तो ये भी जो है सो मुग़ल एम्पायर में आई थी, आए थे अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए, और 12 साल तक वहाँ पे रहे थे, ठीक है। और 12 साल तक जिस रहे थे उस समय वो फिजिशियन थे दारासिको की, प्रिंस दारासिको के फिजिशियन हुआ करते थे। और दारासिको कौन था? शाहजहाँ का एल्डेस्ट सन जो था वो दारासिको था। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है कि कौन थे? फ्रांसवा वर्नियर। मैंने आपको बता दिया निकोलाओ मानुची जो इटालियन ट्रैवल थे, ये भी जो है सो शाहजहाँ के समय में आए थे, ठीक है। और ये जो आपको कौन से जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर थे, वो जो है सो आपको शाहजहाँ और औरंगजेब के बीच में आए थे, ठीक है ना। शाहजहाँ और औरंगजेब के रीजन के समय में 6 बार आए थे ये। और जीन दे थेवेनॉट जो है ये आपको अहमदाबाद, ये भी एक ट्रैवलर थे, फ्रेंच ट्रैवलर, उन्होंने अहमदाबाद, कैम्बे, औरंगाबाद और गोलकोंडा के बारे में बताया हुआ है। तो दिस इज इतना इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में याद, कौन कहाँ का ट्रैवलर है वो तो आपको कम से कम याद रखना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप देखो, इसमें देखो आपको जो मैंने बात किया है, फ्रेंच ज्वेलर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज द फ्रेंच ज्वेलर जीन बैप्टिस्टे ट्रेवेनियर हु ट्रेवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम। समझ में आ गया? 6 बार कम से कम ये आया था। इसके बाद इटालियन डॉक्टर मनुक्की, है ना, मैनुक्की, निकोलो, है ना, तो ये भी आया था। इसके बाद फ्रैंकोसिस बर्नियर। एक एक क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है, एक एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसमें आप ये भी याद रखिए जेसिट रोबर्टो नोबिल। आप इस बात को ध्यान रखिए कि जितना भी मैंने इसमें दिया है, आपको जो कटिंग दिया है उसके हर एक लाइन को याद रखना है। जैसे पुर्तगाली राइटर एक हुआ करते थे ड्यूराटे बारबोसा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ याद करने, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो कभी कुछ पूछा जा सकता है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ड्यूराटे बारबोसा याद रखिए कहाँ का था। देन जेसुट रॉबर्ट नोबली याद रखिए, है ना, सच एज द रिलीजियस प्रैक्टिस, ए फ्यू ऑफ देम सच एज द इवन ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेज। तो ये नेम याद रखिए। फिर फ्रेंच ज्वेलर जो है सो जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर याद रखिए, 6 बार आया था शाहजहाँ औरंगजेब के समय में। इटालियन डॉक्टर एक थे, मनुक्की थी, वो यूरोप में कभी गए ही नहीं। और एक थे फ्रैंकोसिस बर्नियर, ये भी डॉक्टर हुआ करते थे, फिजिशियन हुआ करते थे। तो देखो इसमें ऑप्शन आपको सारी दे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखो इतनी आपको दिमाग में रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द होमलैंड ऑफ बाबर। बाबर का होमलैंड क्या है? अब आपके मन में आएगा कि ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द एनसीईआरटी। फरगना, बाबर का होमलैंड फरगना था। मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी द मुगल एंड देयर एम्पायर। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सारी चीज़ें कि द एम्पायर वाज carved out of number of regional state of India through conquest and political alliance between the Mughals and the local chieftains. The founder of the empire, Jahiruddin Babur, was driven from his Central Asian homeland फरगना। समझ में आ गया? फरगना की सेंट्रल एशियन होमलैंड फरगना, इसका जो है सो घर हुआ करता था।
ठीक है ना। 1526 में ये अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया है, ये सब देख लीजिएगा, है ना। फर्स्ट एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एट काबुल एंड देन इन 1526 पुश्ड फर्दर इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और लोधी को हरा करके बाबर शासन में आया था। तो ये आप देख लेना, है ना। ये आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, आप उसमें देख सकते हो। ये अपने आप को तैमूरिड्स बोलते थे, है ना, कि तुर्किश रूलर जो है तैमूर का हम वंशज हैं, है ना। तो पिता के साइड से वो तैमूर के वंशज थे और माता के साइड से चंगेज़ खान के वंशज थे। ये सब भी क्वेश्चन आप ध्यान आराम से पढ़ सकते हो, आराम से आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब इसमें देख लो, इसमें जो बुक लिखा हुआ है रुडयार्ड किपलिंग्स जंगल बुक में ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये जितनी भी कटिंग मैंने दी है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मुगल एम्पेयर अकबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेज वाज इंट्रोड्यूस इन द डेली रूटीन ऑफ द किंग। किंग डेली क्या करता था। अब ना सी, मैं सिंपल सा कह रहा हूँ कि एक एक टर्म देखो, कॉर्निस है, झरोखा दर्शन है, जमीन बोश है और सजदा है, ठीक है। तो अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे शब बारात है, चाहर तस्लीम है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या है। नाउ आप समझिए, देखिए, कॉर्निस जो होता था एक सेरेमोनियल सैल्यूटेशन होता था। इसमें क्या होता था कि वो क्या करते थे, ये जितनी भी आपको दी हुई है ना, कॉर्निस हो गया, झरोखा दर्शन, जमीन बोस हो गया, सिजदा हो गया, दे ऑल आर द, जैसे कि जो रूलर्स होते थे उसको अभिवादन करने का एक तरीका हुआ करता था रूलर्स को। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन टू द रूलर, है ना। कि जैसे मान लीजिए जो आपकी हायरकी में है उसको कैसे आप ये कर सकते हो, जैसे सिजदा हो गया, इसके बाद सिजदा को शाहजहाँ के समय में कन्वर्ट कर दिया गया था चाहर तस्लीम और जमीन बोस। जमीन बोस का मतलब क्या होगा, नाम से कि है किसिंग द ग्राउंड, ठीक है ना। ये सब जो है सो आपको अभिवादन करने का एक था। कॉर्निस भी वही है ना। दिस इज द सेरेमोनियल सैल्यूटेशन, जिसमें क्या होता था कि राइट हैंड का जो पाम होता था, पाम ऑफ द राइट हैंड, वो आपको फॉरहेड पे रख करके और अपने हेड को झुकाना, है ना। तो ये जो होता है एक तरह का सजदा करने का ये कॉर्निस। तो अब ये क्या है कि क्या डेली रूटीन में ये हो सकता है क्या, डेली रूटीन जो है अकबर का ये था, या डेली रूटीन जो था कि वो ग्राउंड को किस करते थे। और ये सिजदा क्या डेली रूटीन हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अ हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन, सिजदा, सजदा जो आप करते हो सिजदा, है ना। तो ऐसे आप याद रखिए। नाउ एम्पेरर क्या करते थे, समझिए इस बात को, कि एम्पेरर क्या करते थे कि जब सनराइज होता था तो वो उठते थे, तो उनकी स्टार्टिंग जो दिन होती थी वो सनराइज से होते थे, और अपनी पर्सनल जो रिलीजियस कुछ कुछ प्रेयर्स वगैरह होता था वो करते थे, और प्रेयर करने के बाद वो बालकोनी में आते थे, ठीक है। छोटा सा बालकोनी होता था, उसको बोलते थे झरोखा, है ना। ईस्ट की तरह जनरली फेस होते थे। आप आजकल छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आप याद रख सकते हैं। और उस बालकोनी के नीचे बहुत सारे लोग होते थे, है ना, जैसे सोल्जर हो गए, मर्चेंट्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, वीमेन, बीमार बच्चे, है ना। तो वो दर्शन के लिए खड़े होते थे बालकोनी में। किंग आएंगे और उसके नीचे सारे लोग, जनता है, तो इनके दर्शन के लिए, तो ये इसको बोलते हैं झरोखा। और वो जो है सो उनके दर्शन के लिए, व्यू के लिए, तो झरोखा दर्शन। तो ये जो चीज़ें हैं वो किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने स्टार्ट किया था। समझ में आ गया। तो ये जो आपको ये डेली की जो उनकी रूटीन थी, सुबह सनराइज में उठना और फिर ये बाहर निकलना बालकोनी में लोगों को दर्शन देने के लिए, तो झरोखा दर्शन हो गया। समझ में आ गया, ठीक है ना। देखो चाहर तस्लीम, आप इसमें देखो ये एनसीईआरटी की है पूरी। कॉर्निस, समझ गए, ये सब है फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन, अभिवादन करने का एक प्रकार है, ठीक है। जैसे सिजदा हो गया, चाहर तस्लीम हो गया, जमीन बोश हो गया। और भी आप इसमें देख लेना, झरोखा दर्शन तो मैंने आपको बता ही दिया कि एग्जैक्ट आप इसमें से दिया हुआ है, देख रहे हो, सारा टर्म उठा करके दे दिया। चाहर तस्लीम क्या है, या मोड ऑफ सैल्यूटेशन विच बिगिनस विथ प्लेसिंग द बैक ऑफ द राइट हैंड ऑन द ग्राउंड and raising it gently till the person stands erect. When he puts the palm of his hand upon the crown of his head, it is done 4 times. तस्लीम literally means submission. तो बस आप इतना याद रखेंगे इसमें, क्योंकि ये नहीं पूछेगा ये कैसे करते हैं, कि चाहर तस्लीम क्या है। शब बारात जो है सो फुल नाइट ऑन द 14 शब, तो ये आपको ये भी याद रखना, हिजरी कैलेंडर में 8th मंथ ऑफ द हिजरी कैलेंडर में ये होता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इट इज़ सेलिब्रेटेड विद प्रेयर्स एंड फायर वर्क्स इन द सब कॉन्टिनेंट, पूरी पटाखे उठाके चलाते थे, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है
कि ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द वर्ड वकील क्या है, कौन वकील वर्ड क्या है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। वकील जो होते थे उसमें वो एजेंट्स को वकील बोलते थे। एजेंट्स किसके एजेंट्स, नोबल्स है ना, और रीजनल रूलर्स के जो एजेंट होते थे उसको बोलते थे वकील। समझ में आ गया। ये जो है सो ये क्या करते थे, ये जो नोबल्स और जो वकील एजेंट्स होते थे वो जितनी भी प्रोसीडिंग होती थी कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग होती थी, ठीक है ना, उस प्रोसीडिंग की पूरा रिकॉर्डिंग रखती थी, रिकॉर्डिंग रखते थे। समझ में आ गया। इनका काम था रिकॉर्ड करना इंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना, अंडर द हेडिंग न्यूज फ्रॉम द एक्साल्टेड कोर्ट। कोर्ट का समझ के आ गया, कोर्ट का न्यूज जो है वो उसके बारे में वो हेडिंग करके और वो रिकॉर्ड करते थे। अब इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें याद रखें, जैसे एजेंट्स वकील ऑफ नोबल्स एंड रीजनल रूलर्स रिकॉर्डेड द इंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट अंडर द हेडिंग न्यूज फ्रॉम द एग्जाल्टेड कोर्ट। अखबाराती दरबारे मुआला विद द डेट एंड टाइम ऑफ द कोर्ट सेशन। क्या क्या रहता है उस पर, ये आप लिख सकते हैं। सेशन को बोलते थे पहर, डेट और टाइम ऑफ द कोर्ट सेशन को पहर बोलते थे। अखबारात आपको समझ गए हैं, अखबार को अखबारात है ना, उसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती थी। इसके बाद राउंड द क्लॉक्स रिले ऑफ फूड रनर्स, इसको बोलते थे पथमार और क्वासिद। कैरिड पेपर रोल्ड अप इन बम्बू कंटेनर्स, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। न्यूज रिपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रीजन अंडर द मुगल रूल बाय इंपेरियल पोस्ट, ठीक है ना। तो ये दौड़ दौड़ के जाते थे, है ना, पूरा पहुंचाते थे। तो वो आपको एकदम पेपर रोल्ड, आप देखते होंगे ना मूवीज वगैरह में, जो जोधा अकबर मूवी में देख सकते हो कि बड़ा सा एक आपको लगेगा पत्री के टाइप का, यहाँ से वहाँ जाती है। तो ये आपको याद रखना है। देन इसमें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में आप यू कैन रिमेंबर द मीन बख्शी जो होते थे, ही सुपरवाइज द कॉप्स एंड कोर्ट राइटर्स। कोर्ट राइटर्स को क्या बोलते थे, मैजियानविस, है ना, मजियानविस बोलते थे। हु रिकॉर्डेड ऑल एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द कोर्ट। कोर्ट में जितनी डॉक्यूमेंट्स दी जाती थी उसको रिकॉर्ड कौन करता था, कोर्ट राइटर। कोर्ट राइटर क्या है, वजियानविस। याद रखो ये सब चीज़ें, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वकील क्या हो गया, पहर क्या है, अखबारात क्या है, वजियानविस, मीर बख्शी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सैयद अली रईस वाज अ तुर्किश ट्रैवलर इन इंडिया, ये कब आया था। अब आपको ये लगेगा कि दिस इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी से है। 16th सेंचुरी में सैयद अली रईस तुर्किश ट्रैवलर आया था। नाउ यू कैन रिमेंबर 10th 11th सेंचुरी में कौन आया था, मोहम्मद इब्न अहमद अबू रैहान अल बरूनी, ये उज्बेकिस्तान से आया था, इतना याद रखिए। 13th सेंचुरी में मार्को पोलो इटली से आया था। 14th सेंचुरी में इब्न बतूता मोरक्को से आया था। 15th सेंचुरी में अब्दुल रज्जाक कमल अलाउद्दीन इस्कअली समरकंदी, ये समरकंद से आया था। देन अफशानी निकिच, अब ये एनसीईआरटी में तो कभी पूछ सकता है। अच्छा, ड्यूराटे बारबोसा, ये हम लोग पढ़ लिए हैं, पुर्तगाल से आया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। सैयद अली रईस तुर्की से आए थे 16th सेंचुरी में, यही आपसे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है ना। एंटोनियो मॉन्सेरेट जो है सो स्पेन से, तो ये सब आप याद रखेंगे, इसको तो भूलना ही नहीं है। महमूद वली वल्की वल्क से आया था। पीटर मुंदे इंग्लैंड से। देन जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर फ्रॉम फ्रांस। ये सब जितनी भी ऑप्शन आपको दी गई है तो आपको याद आ रहा होगा। एंड फ्रांकिसिस वर्नियर, ये जो है सो फ्रांस से आया था। ये पूरी आपको रट्टा मार लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर और कंटेम्प्रेरी ऑफ एम्परर अकबर, वो क्या थे। ये कह रहा है कि मोहम्मद हुसैन जो कश्मीर के थे, अकबर के कंटेम्प्रेरी, अकबर के समय के थे, वो क्या थे। क्या वो रिप्यूटेड मानसबदार थे, या पेंटर कोर्ट में थे, या मुगल के जनरल थे, या कैलीग्राफर थे। तो आपको इसका मैं क्यों बोल रहा था रिप्यूटेड कैलीग्राफर था, कि जो पिक्चर है फिगर्स दी होती है उसके नीचे जो दी होती है वो भी याद रखना है। ये आपको कैलीग्राफी दी हुई है और इसमें लिखा हुआ अ फोलियो इन नस्तालिक द वर्क ऑफ मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैलीग्राफर एट अकबर कोर्ट, हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ जरीन कलाम गोल्डन पेन। ये आपको इन रिकॉग्निशन ऑफ द परफेक्टली प्रोपोर्शन कर्वेचर ऑफ हिज लेटर, द कैलीग्राफर has signed his name on the lower section of the page, taking up almost 1/4 of its space. So this is the information, इसमें आप याद रख सकते हो। मोहम्मद हुसैन कश्मीर का, अकबर के कोर्ट में होते थे, कैलीग्राफर होते थे, और इनको कौन सी टाइटल मिली थी, इतना तो याद रख सकते हो ना। तो पिक्चर के नीचे भी जो चीज़ें एनसीईआरटी में दी है
वो भी आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द टर्म मिल्कियत डिनोटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मिल्कियत क्या डिनोट करता है, ये भी आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ कि व्हाट इज़ द इजारा क्या होता है, इजारदार क्या होता है और जागीरदार क्या होता है, ये समझ लीजिए। फिर ज़मींदार तो आपको पता ही है। देन बाकी हम चीज़ें देखते हैं। नाउ अगर हम जागीरदार की बात करें तो इजारदार क्या होता है, इजारदार इज़ नथिंग बट द रेवेन्यू फार्मर, ठीक है, वो इजारदार हो गया। देन जागीरदार जो होते हैं जिसके पास लैंड होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ड्यूटी किया है, इन ल्यू ऑफ योर ड्यूटी, आपने कोई काम किया है इन ल्यू ऑफ योर ड्यूटी, कैसी जुडिशियल ड्यूटी या पुलिस ड्यूटीज किए हो, उसके कारण, उसके बिहाफ में, उस काम के कारण आपको कुछ लैंड दी गई है, जागीर दी गई है। सो ये हो गया ये। तो क्या ये इसको मिल्कियत बोलते हैं। इजारदार आप समझ गए। देन मानसबदारी सिस्टम, जागीर आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। अगर मानसबदार को देखो, मानसबदार जो होते थे, जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन होती थी सिस्टम, वहाँ पे आपको मानसबदार रैंक दी जाती थी जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को देखते थे। जिस मानसबदार को कैश दी जाती थी, मानसबदार भी दो तरह से होती थी, दो तरह की होती थी। एक तो कैश दी जाती थी और किसी को कुछ रिवेन्यू किसी पर्टिकुलर प्लेस की, किसी पर्टिकुलर लैंड दी जाती थी, वे इस लैंड की रिवेन्यू आप लेंगे, है ना। असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू इन डिफरेंट रीजन ऑफ द एम्पायर। तो इसको बोलते थे कैश, जिसको मिलता था उसको बोलते थे पेड इन कैश। तो कैश को क्या बोलते थे, नकदी, अभी भी बोलते हैं, है ना, नकदी। तो ये आपको मानसबदार का याद रखना है। नाउ जो पर्सनल लैंड होते थे ज़मींदार के, जो ज़मींदार के पर्सनल लैंड होते थे उसको बोलते थे मिल्कियत। सो द पर्सनल लैंड ऑफ द ज़मींदार, उसको बोलते थे मिल्कियत। अब आप ध्यान इसमें रख सकते हैं कि देखो इसमें जो टर्म्स हैं, इजारदार, जागीरदार, देन आपको मिल्कियत लैंड्स, द जमींदार हेल्ड एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड्स, टर्म्स मिल्कियत, ठीक है। मोस्ट जमींदार हैड फोर्ट्रेसेज, है ना, किलचार्ज, किला, है ना, किला से आ गया फोर्ट मतलब किला चार्ज, एज वेल एज एन आर्म्ड कंटिजेंट कंप्राइजिंग यूनिट्स ऑफ कैवलरी, आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री। बहुत सारे जमींदार के पास में अपना किला होता था, अपनी आर्मी होती थी, कैवलरी होती थी, ये सब चीज़ें, अपनी आर्टिलरी होती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें और भी एक टर्म याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, कास्ट वाज वन फैक्टर दैट अकाउंटेड फॉर द एलिवेटेड स्टेटस ऑफ जमींदार, अनदर फैक्टर वाज दैट दे परफॉर्म्ड सर्टेन सर्विसेज। खिदमत, अभी भी ये वर्ड सब यूज करते होंगे, खिदमत, है ना, खिदमत करना। तो ये खिदमत वर्ड याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब हैज़ कंपाइल्ड द ग्रेटेस्ट डाइजेस्ट ऑफ इस्लामिक लॉ। औरंगजेब ने कंपाइल किया था जितने भी इस्लामिक लॉ हैं उसको एक जगह कंपाइल किया था। तो उसको क्या बोलते हैं, फतवाए आलमगीरी, फतवाए जहांदरी, मिराज मुग़ल और फतह सल्तन। नाउ पहले मैं बात करता हूँ फतवाए जहांदरी। ये जो लिखा है वो लिखा है किसने, जियाउद्दीन बरानी ने लिखा है, ठीक है। तो जियाउद्दीन बरानी ने लिखा है, इन्होंने मुस्लिम सुल्तान या दिल्ली सुल्तान्स को, ठीक है ना, क्या ड्यूटी होगा वो उसके बारे में लिखा है कि व्हाट शुड बी द ड्यूटी ऑफ मुस्लिम सुल्तान्स, ठीक है ना, टुवार्ड्स इस्लाम, है ना। तो ड्यूटी टुवार्ड्स इस्लाम, तो वो लिखा है फतवाए जहांदरी में। देन फतवाए आलमगीरी जो है ये आपको डॉक्यूमेंटेड इस्लामिक लॉ बुक है ना, जो औरंगजेब के समय में फाउंडेशन ऑफ द लीगल सिस्टम का बना था, ठीक है ना, और बाकी बाद के भी। तो दिस इज द आंसर, फतवाए आलमगीरी। इसके बाद ये आपको जो फतह सल्तनत है, फतह सल्तनी है, सल्तन है, वो आपको लिखा है किसने, अब्दुल मलिक इस्लामी ने, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ शाह आलम द्वितीय के बारे में क्या सही है। नाउ शाह आलम द्वितीय ही ज्वाइंड मीर जाफर ऑफ बंगाल टू फाइट द ब्रिटिश से फाइट करने के लिए शाह आलम द्वितीय ने नहीं। आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो ये बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 1964 में। तो इसमें बैटल ऑफ बक्सर में जो आपके शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय ये बंगाल के नवाब
कौन था नाम? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला तो कहाँ के थे? अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और बंगाल के नवाब मीर कासिम। तो ये मीर जाफर से नहीं मिला था, ये मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर के बंगाल के नवाब मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय मुगल राजा, और सुजाउद्दौला अवध के नवाब, ये तीनों मिलकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे लड़ाई की थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके नेतृत्व में थे? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 1764 में लड़ाई की, जिसमें ये हार गए थे। और हारने के बाद क्या हुआ था? हारने के बाद एक संधि होती है, उसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। वहाँ से बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स होती है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को देना पड़ता है, एज पर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है। सो ही ज्वाइंड मीर कासिम ऑफ बंगाल, नॉट मीर जाफर, मीर कासिम ऑफ बंगाल एंड सिराजुद्दौला ऑफ अवध टू फाइट द ब्रिटिश। तो ये बिल्कुल सही है। शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम ऑफ बंगाल और सिराजुद्दौला अवध, ये तीनों मिलकर के लड़ाई करते हैं। ठीक है। ये तीनों हार जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, तभी तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। He lived at Allahabad as a pensioner of the British. So he was the first Mughal ruler to become a pensioner of the East India Company का पहला ऐसा रूलर है जो पेंशनर बन के रहा था। So 2, 3 and 4 is the answer. होप आपको ये समझ में आई होगी। बंगाल के नवाब के बाद क्रोनोलॉजी पता ही होगा आपको। मुर्शीद कुली खान, शुजाउद्दीन, सराज राज खान, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब आपकी क्रोनोलॉजी है। मीर जाफ़र के बाद कासिम आते हैं, फिर कासिम के बाद फिर से जाफ़र आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह प्रथम के बारे में कुछ चीज़ें बताइए। नाउ बहादुर शाह प्रथम के बारे में बताइए। तो आपको ये पता है कि क्रोनोलॉजी ऑफ द मुगल एम्पायर की क्रोनोलॉजी पता है? मैं बताता हूँ आपको। तो पूछ रहा है कि क्या, देखो अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। ही सक्सीडेड औरंगजेब, ये औरंगजेब को सक्सीड किया था, मतलब औरंगजेब के बाद यही आया था। मैं आपको इसमें बताता हूँ कि औरंगजेब के बाद कुछ दिन के लिए दूसरे शासक भी आए थे, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम आए थे। बट आपको अभी इस क्वेश्चन में ही सक्सीडेड औरंगजेब के बाद ये आया था, ये बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो ये जो इनका नाम होता है मुअज्जम, है ना, तो मुअज्जम इनका नाम होता है। तो ये जो होते हैं ये काबुल के गवर्नर, तो औरंगजेब के 3 सन होते हैं। ठीक है। और इनके जो तो काबुल के गवर्नर ये होते हैं, है ना, काबुल के गवर्नर होते हैं। और इसके बाद एक डेक्कन के गवर्नर होते हैं, उसका नाम होता है काम बख्श। और मोहम्मद आजम शाह, ये जो होते हैं गुजरात के गवर्नर। तो मतलब एक काबुल के गवर्नर 3 बेटा में से रहते हैं, एक डेक्कन का रहते हैं और एक आपको गुजरात के गवर्नर होते हैं। अब ये तीनों चाहते हैं, जब कि 1707 में औरंगजेब डेथ कर जाते हैं, तो ये तीनों चाहते हैं कि हम राजा बने। समझ में आ गया? तो तीनों चाहते हैं राजा बने, फिर लड़ाई होती है इन तीनों में। सो ही हैड टू फाइट हिज ब्रदर्स फॉर द थ्रोन। बिल्कुल सही बात है, लड़ाई होती है, बैटल ऑफ जजाऊ होती है 1707 में। और उसमें आपको जो आजम होते हैं और उसके बेटे अली तबार, वो सब जो है सो हार जाते हैं। 63 के एज में मुअज्जम जो होते हैं वो आपको फाइनली ये सबको हरा करके मुअज्जम जो काबुल के गवर्नर होते हैं वो बन जाते हैं राजा, किंग बन जाते हैं, और वो अपना टाइटल करते हैं बहादुर शाह प्रथम। ठीक है। अब बहादुर शाह प्रथम जो होते हैं वो बहुत सारी जो उनकी औरंगजेब की जो पॉलिसीज वगैरह होती थी, जो आपको रिलीजियस वाली पॉलिसीज वगैरह थी, तो उसको बहुत सारी ही रिवर्स मेनी पॉलिसी ऑफ हिज प्रेडिसेसर। उसके पहले वाले लोग जो पॉलिसी लाए थे, जो उनको खराब लग रहा था, उनको रिवर्स भी किया था। ही ऑर्डर्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सम टेम्पल। ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि टेम्पल को डिस्ट्रक्ट करने के लिए। सो द आंसर इज 1, 2 and 3। नाउ जस्ट रिमेंबर द क्रोनोलॉजी। बाबर, लोधी डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी को हटा करके कौन आया था? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम। कुछ दिन के लिए एक आए थे जहांदर शाह, फर्रुखशियार, देखो रफ़ी उल दरजत, ठीक है ना। इसके बाद आपको रफ़ी उद दौलत आया था, सैयद ब्रदर का इस समय काम चल रहा था। फिर मोहम्मद इब्राहिम, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह बहादुर, ये लेटर मुगल पीरियड में। फिर आलमगीर द्वितीय, शाहजहां III, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जो बहादुर शाह जफर। तो बिल्कुल आपको ये पूरा याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि दीवाने आम क्या है। दीवाने आम क्या है ये आपको बताता हूँ। दीवाने, अब देखो दो चीज़ें होती है, वन इज द दीवाने आम, दीवाने आम, और एक होता है दीवाने खास, दीवाने खास। तो देखिए ये जो होता है दीवाने आम जो होता है हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, हॉल ऑफ पब्लिक, आम लोगों के लिए है, ऐसे याद रख लीजिए पब्लिक ऑडियंस। और दीवाने खास होता है खास लोगों के लिए है। तो हॉल ऑफ, होप आपको समझ में ये आ गया होगा कि आम लोगों के लिए है मतलब आम जनता के लिए है ना। सो हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस और हॉल ऑफ प्राइवेट ये खास लोगों के लिए है। तो दीवाने खास और दीवाने आम तो कम से कम आप जान ही गए। नाउ इट इज़, जो दीवाने आम का यूज होता था कि पब्लिक गैदरिंग को अगर आपको एड्रेस करना होगा तो, और प्राइवेट मीटिंग को करना है तो दीवाने खास में होती थी, प्राइवेट मीटिंग या डिस्कशन। सो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दीवाने आम क्या है, सो इट्स अ हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। नाउ समझ गए आप कि दीवाने आम क्या होता था कि अगर आपको एड्रेस करना है जनता को, जनरल पब्लिक को एड्रेस करना है तो दीवाने आम। और अगर मान लीजिए कि आपको प्राइवेट मीटिंग करनी है, डिस्कशन करनी है तो दीवाने खास। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि द बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी इज पॉपुलरली नोन। राक्षसी टंगड़ी नाम सुना है आपने? राक्षसी, देखिए 1565 ईस्वी में 1565 में राम राय कृष्णदेव राय वाला समझे हो ना आपने, याद है ना? राम राय जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे विजयनगर के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो लड़ाई करते हैं बैटल ऑफ तलीकोटा, जिसको बोलते हैं राक्षसी टंगड़ी युद्ध। ठीक है, समझ में आ गया? जो उस समय उनकी फोर्स जो है सो कंबाइंड आर्मी किसके बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा पे लड़ते हैं। समझ में आ गया? तो याद रखिए। नाउ अब आप पूछोगे कि व्हाट इज द बैटल ऑफ धर्मत। हमने पहले भी बात किया है बट फिर से हम बात करते हैं कि बैटल ऑफ धर्मत इज नथिंग बट द मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन। मुगल में सत्ता के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी 1658-1659 के समय में, तो मुगल वॉर ऑफ जो सक्सेशन था उसमें अब ये औरंगजेब को सत्ता में आना था, ठीक है ना। तो औरंगजेब और दारा सिकोह में ये लड़ाई होती है अप्रैल 30, 1658 में। समझ में आ गया? तो बैटल ऑफ धर्मत समझ में आ गया। इसके बाद आपके होगा मन में खानवा। सो खानवा की जो युद्ध हुई वो आपको पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये 4 युद्ध होते हैं। पीके चाचा, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघर, ये 4 युद्ध हैं क्रोनोलॉजी में जो याद है। पीके चाचा गिरे, है ना, पीके चाचा गिरे, ठीक है ना। सो बैटल ऑफ खानवा है। बैटल ऑफ खानवा ये आपको मार्च 16, 1527 में होती है। ये आपको जो बाबर के साथ, बाबर वर्सेज किसके साथ में होती है? राणा सांगा। नॉर्थ इंडिया में राजपूत को हेड कौन करते रहते हैं उस समय? राणा सांगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में बैटल ऑफ खानवा होती है। यहाँ तक तो याद रखोगे। बैटल ऑफ पानीपत, 3 युद्ध होती है बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट जो बैटल ऑफ पानीपत होती है, सेकेंड होती है और थर्ड होती है। सो नाउ द फर्स्ट पानीपत की युद्ध होती है 1526 में। समझ में आ गया? दूसरी जो होती है वो होती है आपको 1556 में। तीसरी जो होती है 1761 में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इज अ प्लेस का नेम है। तो पहला जो होता है 1526 में वो बाबर और किसके बाद में? लोधी डायनेस्टी के अंतिम शासक जो होते हैं इब्राहिम लोधी से होते हैं और वहाँ से मुगल एम्पायर की स्थापना होती है। दूसरा जो होता है वो हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमू, और आर्मी ऑफ अकबर, हेमू प्लस आर्मी ऑफ अकबर वर्सेज आर्मी ऑफ अकबर, जिसमें बैरम खान वगैरह रहते हैं, तो उससे होती है। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। वो आपको किसके बीच में होती है? मराठा एम्पायर, है ना। तो बिटवीन द मराठा एम्पायर और किंग ऑफ द अफगानिस्तान अहमद शाह दुरानी, है ना, और 2 मुस्लिम एलाइज भी होती थी। समझ में आ गया? अफगानिस्तान के किंग अहमद शाह दुरानी और 2 मुस्लिम किंग जो होते हैं रोहिल्ला अफगान ऑफ द दोआब और सुजाउद्दौला अवध का नवाब, ये भी इधर से ही सपोर्ट करते हैं और मराठा के बीच में लड़ाई होती है। होप आपको समझ आया होगा। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दे दिया। दिस इज द एनसीईआरटी कटिंग। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर गॉट इम्प्रेस्ड बाय द तुर्किश फ्लुएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर्स एंड मेड हिम ए मानसबदार ऑफ 400 सवार। तुर्की भाषा का जानकार था, कौन ऐसा पर्सन था जो
यूरोपियन ट्रैवलर था जिसको तुर्किश भाषा इतनी आती थी कि उसको प्रभावित होकर के जहांगीर ने 400 सवार का मानसबदार बना दिया। नाउ दिस इज द विलियम हॉकिंस। नाउ विलियम हॉकिंस जो थे वो तुर्किश बहुत अच्छी से जानते थे और तुर्किश ही बोली जाती थी, ठीक है ना, इस्लामिक स्टेट्स में। नाउ इसमें जो एक बुक लिखा गया था हॉकिंस वेओग्स, तो वो जो है सो बुक जो थी उसमें ये लिखा हुआ था कि जहांगीर जो है सो तुर्किश में बात कर सकते थे। अब जब जहांगीर देखे कि भैया हम ये इतना अच्छा तुर्की जानता, वो इतना खुश हुआ कि उनको जो है सो 400 हॉर्स मानसबदार का आपको मानसबदार का ये मानसबदार बना दिया। और उसके बाद एक लड़की जो है वहाँ पे उसमें जो रहती थी उनके कोर्ट में, उनसे उसकी शादी भी करा दी और उनको इंग्लिश खान भी बोलते थे आपको जहांगीर। समझ में आ गया। फिर राल्फ फिच आपको पता ही है कि वो इंडिया में आए थे 1583 में एलिजाबेथ की लेटर लेकर के, है ना, कि इंग्लिशमैन ट्रेडर की सेफ्टी के लिए लेटर लेके आए थे 1583 में। तो ये तो आपको पता ही होगा, तो नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग्स। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट ऑफ, क्या नाम है इसका, कौन सी है इसमें, कादिरिया ऑर्डर वाज कॉन्डेम्ड बाय औरंगजेब फॉर हिज डिस्कशन ऑन वहदत अल वजूद विथ हिज फादर शाहजहां एंड एल्डर ब्रदर दारा सिको। ये जियो साइंटिस्ट की पेपर 2020 में हुई थी, उसकी प्रीलिम्स की क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूफी संत, कौन ऐसे सूफी संत थे, किस ऑर्डर के, कादिरिया ऑर्डर के कौन सूफी संत ऐसे थे जिसको कॉन्डेम किया था औरंगजेब ने, किस लिए, क्योंकि वो उन्होंने वहदत उल वजूद पे शाहजहां और दौरा सिकोह के साथ में चर्चा किया था। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कौन सा ऐसा कादरिया संप्रदाय का कौन ऐसा संत थे जिसको कॉन्डेम किया था औरंगजेब ने सिर्फ इसलिए कि वहदत अल वजूद पे उन्होंने उसके औरंगजेब के फादर और उनके ब्रदर के साथ में चर्चा किया था। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ सिलसिला, वन इज द चिश्ती है, कादरिया है, सोहरवादिया है, नस्कबंदी है, ये तो जो ये चार जो है सो मेन सूफी सिलसिला है। तो उसमें आपको ये जो है सो मियाँ मीर थे जो आपको चर्चा किए थे और इनको कॉन्डेम किया गया। ये आपको ये टर्म भी पता होना चाहिए, किस बात पे चर्चा चले डिस्कशन, ये है वननेस ऑफ बीइंग, मतलब या उसको बोल सकते हैं यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, वजूद का मतलब ही होता है एग्जिस्टेंस, समझ में। तो ये जो है सो आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है द म्यूजिकल ट्रीटीज संगीत शिरोमणि वाज डेडिकेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, कौन से रूलर्स पे डेडिकेटेड है संगीत शिरोमणि। नाउ 1420 में 1420 में जो है सो म्यूजिकल ट्रीटीज हुआ करती थी, संगीत शिरोमणि बोलते थे, वो इब्राहिम शाह सरकी ऑफ जौनपुर के डेडिकेट किया गया था। इब्राहिम शाह सरकी ऑफ जौनपुर, दिस इज द वन लाइनर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईने अकबरी, आईने अकबरी के बारे में क्या नहीं सही है। देखिए 16th सेंचुरी में आईने अकबरी लिखी गई थी, तो ये किसने लिखा था, अकबर के कोर्ट में एक हुआ करते थे अबुल फजल, और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, पर्सियन लैंग्वेज में। इसमें क्या किस चीज़ के बारे में बात लिखा गया हुआ है, देखिए ये आपको आईने इसमें ये क्या कहते हैं आईने अकबरी है, वो जो है सो वो किस चीज़ के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, मुगल एम्पेरर अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा होगा इस बुक में। अब एक चीज़ और आप याद रखिए, इसमें क्या है, 3 बुक हैं, एक बुक होती थी अकबरनामा, एक बुक थी अकबरनामा। अकबरनामा में 3 बुक है। पहला बुक अकबर के जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उनके बारे में लिखी हुई है चीज़ें। दूसरा बुक जो है अकबर के समय में जो घटना हुई है उसके बारे में लिखा हुआ है। तीसरा बुक जो है वो है आईने अकबरी, जिसमें अकबर के समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको की गई है। बाद में हेनरी ब्रेवरिज ने याद रखना है, हेनरी ब्रेवरिज ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं, इट वाज रिटन बाय अबुल फजल, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज वर्क कॉल्ड, अकबरनामा का पार्ट है, ये भी सही है। इट डिस्क्राइब द मुगल एम्पायर एज हैविंग अ डाइवर्स पॉपुलेशन, इट वाज लेटर रिवाइज्ड बाय सदुल्ला खान ऑन द ऑर्डर ऑफ शाहजहां। इसका कोई एविडेंस है नहीं, ठीक है। सो द आंसर शुड बी ये, तो नॉट करेक्ट में हम लोग इसी को मानेंगे। इसको रिवाइज किया गया है
सदुल्लाह खान के द्वारा शाहजहाँ के ऑर्डर के बाद, तो ऐसी कोई एविडेंस नहीं है, सो नॉट करेक्ट में दिस शुड बी द आंसर। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउ, कौन सी है रबातक शिलालेख है के बारे में कौन सा सही नहीं। नाउ रबातक इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको पहले तो आप लिखिए, इसमें याद रखिए कि बैक्टीरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बैक्टीरियन लैंग्वेज में और ग्रीक स्क्रिप्ट में। ये आपको रबातक एक जगह है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे पाया गया है। और इसमें जो है सो कुषाण रूलर जो कनिष्क थे उसके बारे में लिखा गया, उसकी जो जेनियोलॉजी थी कुषाण डायनेस्टी की उसके बारे में लिखा हुआ है। सो इट थ्रोज इंपॉर्टेंट लाइट ऑन द कुषाण जेनियोलॉजी, बिल्कुल सही है। इट रेफर्स टू कनिष्का एज किंग ऑफ किंग्स एंड सन ऑफ गॉड, देवपुत्र उसको बोलते ही थे, बिल्कुल सही है। ये 23 लाइन की है, ये भी बिल्कुल सही है, 23 लाइन की है, ये बिल्कुल सही है। बट ये गंधारी लैंग्वेज में नहीं लिखा गया। कौन सी लैंग्वेज में? बैक्ट्रियन लैंग्वेज में लिखा गया, तो नॉट करेक्ट, दिस इज द। ये 23 लाइन की है, ये बिल्कुल सही है। इट मेंशन नेम ऑफ स्टेट विच वेयर पार्ट ऑफ कनिष्क एम्पायर के पार्ट में कौन कौन से स्टेट थे वो भी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। आपको सी जो है सो गलत है, क्योंकि ये इट इज़ रिटेन कि गंधारी लैंग्वेज में, बट ये बैक्टीरियन लैंग्वेज ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि जो इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में है वो किस लिए बनाया गया था? इबादत खाना किस लिए बनाया गया था? अकबर को ना रिलीजियस नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करने की इच्छा थी, चाह थी, तो इंटरफेथ डायलॉग के लिए इबादत खाना बनाया गया है फतेहपुर सिकरी में, है ना। वहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, जैन, पारसी, क्रिश्चियन सारे जो स्कॉलर्स होते थे, जो रिलीजियस लीडर होते थे, उनको बुलाया जाता था और वहाँ पे वो डिस्कस करते थे। सो द मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, मस्जिद था ऐसा नहीं है। अकबर का प्राइवेट प्रेयर प्रार्थना करने का चैम्बर था नहीं। द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, द रूम इन विच द नोबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन गैदर्ड टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या है कि वो एक ऐसा जगह था इबादत खाना जहाँ पे अकबर जो है सो डिफरेंट स्कॉलर्स के साथ डिस्कशन करता था, और एक दूसरा है कि वो एक ऐसा रूम था जिसमें अपना डिफरेंट स्कॉलर सब आ करके अपने बीच में डिस्कशन करता था। समझ में आ गया? तो ये सी आपका आंसर होगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। सो सी यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द एनसीईआरटी। अगला है कि द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया, इंडिया में बाबर का अराइवल क्या हुआ? सो इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, उससे गन पाउडर सब कॉन्टिनेंट में हुआ नहीं। बाबर के आने से पहले भी आपको 13th सेंचुरी में मंगोल्स के द्वारा आपको गन पाउडर का यूज किया गया है, तो गन पाउडर का इंट्रोडक्शन बाबर किया है, ये बिल्कुल गलत है। इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन्स ऑफ आर्किटेक्चर में, दिल्ली सल्तनत के समय में आर्क और डोम हुआ करता था, है ना, तो ये भी बिल्कुल गलत है कि बाबर के आने के बाद ही ये चीज़ हुआ है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमूर राजवंश का स्थापना इसने किया था बाबर, तो ये बिल्कुल सही है। 16th सेंचुरी में तैमूर राजवंश की स्थापना, ये दिल्ली सल्तनत के समय में आर्क एंड डोम था, और गन पाउडर जो है सो उससे पहले मंगोल ने 13th सेंचुरी में ही लाया था। सो आंसर शुड बी 3 ओनली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुगल एम्पेरर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स, मतलब जो पहले के समय में मुगल में जो आपको ये होते थे मैन्युस्क्रिप्ट पे फोकस किया जाता था, उसको कन्वर्ट कर दिया एल्बम में, और चित्र वाला पोर्ट्रेट वगैरह में, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट वगैरह पे चला गया। एल्बम मतलब चित्रधारा, है ना। तो ये चित्र वगैरह के ज़्यादा फैशनदार जो थे वो जहांगीर थे, तो वो जो है सो मैन्युस्क्रिप्ट को हटा करके उसको प्लेस में एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स पे ध्यान दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग, पहला मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया ये हुआ है जलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि जलाउद्दीन शासन के काल में पहला हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है कि फर्स्ट जो मंगोल इन्वेजन हुआ था वो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समय में हुआ था। सो इट्स इल्तुतमिश। समझ में आ गया? क्लियर? दूसरा है कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। बिल्कुल, जब अलाउद्दीन खिलजी जो है सो बिजी था चित्तौड़ की सीज करने में, तो उस समय जो है सो मंगोल जो है सो अप टू दिल्ली तक आ गया था। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। महमूद बिन तुगलक टेम्पोररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल से जब मोहम्मद बिन तुगलक जो है सो बहुत सारा पार्ट खो दिया था। ये आपसे क्वेश्चन है। 1327 के आसपास में 1327 में जब दूसरा बार मंगोल का इन्वेजन हुआ था, उस समय लोग सेटल कर लिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सो वो आपको कुछ पैसे वैसे दे के, लार्ज रैंसम दे करके, और वो सेटल कर लिए थे। तो इसमें कुछ
कुछ पोर्शन लॉस्ट किए थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों गलत हो गया। सो 3 2 ओनली इज द आंसर। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति संत हु अमंग द above was were preaching when the Lodi dynasty fell and Babur took over। लोधी जब ख़त्म हुआ और बाबर आए, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द 1526 के आसपास में। 1526 में लोधी और बाबर के बीच में लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी की लड़ाई होती है बाबर से, है ना। तो ये अराउंड 1526 में। तो उस समय में इसमें से कौन से भक्ति संत हुआ करते थे? देखो, तो उस समय जो हुआ करते थे लोधी और बाबर के समय में, वो हुआ करते थे गुरु नानक। क्योंकि त्यागराज जो था, ये त्यागराज जो थे वो आपको 1700-1800 ईस्वी में 18th सेंचुरी में, और दादू दयाल जो है वो 16th-17th सेंचुरी में है। ठीक है, तो 15th सेंचुरी में यही एक गुरु नानक है। सो द आंसर शुड बी 2 ओनली। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि अकबर इशूड अ फरमान इन 1598 परमिटिंग इन द सिटी ऑफ कैम्बे खंबत गुजरात द कंस्ट्रक्शन ऑफ। किस चीज़ के कंस्ट्रक्शन के लिए अकबर ने 1598 में एक फरमान बनाया था, एक फरमान इशू किया था? अब आप समझिए, ये चर्च के लिए। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फरमान इंपीरियल ऑर्डर इशूड बाय अकबर इन 1598 वेयर एज इट रिच्ड आवर इमिनेंट एंड होली नोटिस दैट द पादरीज ऑफ द होली सोसाइटी ऑफ जेसस, मतलब फादर जो है सो चाहते क्या है? टू बिल्ड ए हाउस ऑफ प्रेयर, चर्च बनाना चाहते हैं इन द सिटी ऑफ कंबत in Gujarat, Kambat in Gujarat. Therefore, an exalted mandate is being issued that the dignitaries of the city of Kambat should in no case stand in their way, but should allow them to build a church so that they may engage themselves in their own worship। जो वहाँ के कंबत की जो डिग्निटरीज हैं वो किसी भी तरह से उनके रास्ते में नहीं आएंगे और उनको चर्च बनाने में हेल्प करेंगे। इट इज नेसेसरी दैट द ऑर्डर ऑफ द एम्पेयर शुड बी ओबेड इन एवरी वे। किसी भी तरीके में इसको जो है सो आपको किसी हाल में आपको इसको ऑर्डर को फॉलो करना है। दिस इज द, ये आपको फरमान इशू किया था। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स सक्सीडेड इन फाइनली ब्रेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ तुर्कनी चहलगनी। देखो, जब इल्तुतमिश थे ना, इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने 40 लोगों की, एक इलाइट लोगों की एक ग्रुप बनाई थी। ठीक है, तो वो जो है सो नोवेल्स वगैरह होते थे और वो एडवाइज करते थे आपको इसको, इल्तुतमिश को। लेकिन जब इल्तुतमिश डेथ हो जाते हैं, तो इल्तुतमिश डेथ हो जाते तो ये 40 लोग समझते हैं कि हम ही पास में सबसे ज़्यादा पावर हो गया, ठीक है ना, और ये सुल्तान को हम ही सेलेक्ट करेंगे सब कुछ। तो बाद में बलबन जब आता है तो इसको आपको ख़त्म कर देता है। ये चहलगनी को कौन ख़त्म करता है? तो दे आर आस्किंग कि कौन ब्रेक किया है, ख़त्म किया है, तो वो है बलबन। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग मंगोल लीडर्स कमांडर्स डिड नॉट क्रॉस इंडस टू अटैक इंडिया। कौन मंगोल लीडर है जो इंडस को क्रॉस नहीं किया? देखिए, बैटल ऑफ इंडस 1221 में होती है, बैटल ऑफ इंडस तो होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि चंगेज खान जो है सो इंडस के पास घूमता रहता है, लड़ाई वड़ाई करता है, लेकिन वो इंडिया को, मतलब इंडस को क्रॉस करके इंडिया पे अटैक नहीं करता है। समझ में आ गया? तो इंडस के पास तो लड़ाई वड़ाई करता रहता है, बट इंडस को क्रॉस नहीं करता है। समझ में आना चाहिए। तो वो कौन थे? चंगेज खान। बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया है कि द बैटल ऑफ इंडस वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर ऑन 24 नवंबर 1221 by 2 armies commanded by Shah Jalaluddin of the Khwarezmian Empire and Changiz Khan of the Mongol Empire. The battle which resulted in an overwhelming Mongol victory, मंगोल की victory हो जाती है, was the concluding engagement in the Mongol conquest of the Khwarezmian Empire. Although Changiz Khan loitered near the rivers Indus for 3 months, he decided not to cross into India and return back to the Mongolia, where he died in 1227. This should be remembered. ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फेमस मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग जहांगीर एम्ब्रेसिंग द शफाविद किंग शाह अब्बास वाज पेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर। एक पेंटिंग बनाई गई है, उस पेंटिंग में जहांगीर जो है सफाविद किंग कौन? शाह अब्बास को गले लगाते हुए दिखा है। ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है अबुल हसन ने। नाउ इसको अगर आप देखना चाहते हो, देखो दिस पेंटिंग बाय अबुल हसन सो जहांगीर। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ फिगर के नीचे जो भी चीज़ें हैं वो भी आप याद रखो।
दिस पेंटिंग बाय अबुल हसन shows जहांगीर ड्रेस्ड इन रिस्प्लेंडेंट क्लॉथ्स एंड ज्वेल्स होल्डिंग अप ए पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर। ये जहांगीर है और उनके फादर है, ठीक है। तो अब जहांगीर के समय में कौन बनाता था पिक्चर, तो ये आपको ध्यान रखना है, इट्स अबुल हसन। समझ में आया, क्लियर। तो अगर आप ये देखोगे तो आपको ये आंसर आराम से बना पाओगे, ठीक है। वो डायग्राम मैंने नहीं डाली है, तो ये जो फादर का पोर्ट्रेट रखा हुआ है वो डायग्राम इसमें डाल गया है, बट दोनों बनाया है अबुल हसन ने ही, तो ये ध्यान रखना है। आप सर्च मारो गूगल पे जा करके अबुल हसन और इसका शाह अब्बास और जहांगीर का, तो आपको वो गला मिलते हुए पिक्चर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में थी, सो आई गेट दिस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुगल मानसब के बारे में कौन सा सही है, सिस्टम आर करेक्ट, कौन सी चीज़ें सही है। और सी, अगर हम बात करें इसमें मुगल मानसब, है ना, जाट, ये क्या था, जाट रैंक्स वाज एन इंडिकेटर ऑफ ए मानसबदार पोजीशन इन द इंपेरियल हायरकी एंड द सैलरी ऑफ द मानसबदार। जिसकी जितनी जाट होगी उसकी सैलरी उतनी ज़्यादा होगी, तो जाट जो है सो वो रैंक को डिसाइड करता था। ये बिल्कुल सही है। द हायर द जाट द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल। नोबल को मिलता था मानसब, तो जितनी जाट ज़्यादा होगी, है ना, उसकी सैलरी उतनी ज़्यादा होगी और कोर्ट में उसकी पोजीशन उतनी ज़्यादा होगी, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद है सवार। सवार रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ हॉर्समैन द मानसबदार वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। कितने हॉर्समैन को मेंटेन करना है उसको डिसाइड कौन करता था, सवार। तो ये भी बिल्कुल सही है। सवार जो होता था एक रैंक होता था जिसमें कि अगर 5000 सवार है, 1000 सवार है, दैट्स मीन्स यू हैव टू मेंटेन 1000 हॉर्समैन, ठीक है। इन द 17th century मानसबदार होल्डिंग 1000 और एवब सवार रैंक्स वेयर डिजिनेटेड, उसको नोबल्स बोलते थे, उमरा, ठीक है। जिसकी 1000 से ज़्यादा अगर मान लीजिए कि सवार है तो उसको बोलते थे उमरा। तो ये तीनों के तीनों सही है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत, ड्यूरिंग द 17th century मानसबदार हु हेल्ड द सवार रैंक ऑफ 1000 और एवब वे रिकॉग्नाइज एज नोबल्स और उमरा, ठीक है। द टर्म मानसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए मानसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। मानसब का मतलब पोजीशन और रैंक, मानसबदार जिसको पोजीशन और रैंक जो रखता है। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल ग्रेडिंग सिस्टम की तरह इसको यूज करता था टू फिक्स रैंक, सैलरी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। रैंक एंड सैलरी वे डिटरमाइंड बाई नंबर्ड वैल्यू जाट और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई सवार। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तीन चीज़ें, रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये मानसबदार सिस्टम लाते थे। तो मानसबदार में दो चीज़ें होती थी, वन इज द जाट, वन इज द सवार। तो अगर रैंक और सैलरी के लिए जाट से डिसाइड होता, जिसकी जाट जितनी ज़्यादा उतनी रैंक ज़्यादा, और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी कितनी है वो डिपेंड करता था कि कैवेलरी मैन कितने हैं। होप आपको ये समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्क है सियार उल मुताखेरिन विच डिस्क्राइब द बैटल ऑफ प्लासी। ये किताब है, किसने लिखा है, जिसमें बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिस्कस किया गया हुआ है। तो सियारुल मुताखेरिन जो है वो लिखा गया है सैयद गुलाम हुसैन ने लिखा है, और इसमें बैटल ऑफ प्लासी के बारे में है। ये तो आपको बस ऐसे ही याद रखिए, वन लाइनर है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वेर यूज्ड इन द इंडो पर्शियन सोर्स ऑफ द मुगल पीरियड टू डिनोट अ पीजेंट। पीजेंट को डिनोट करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, रैयत, अशामी, मुजारियन। मजूर नहीं, मजूर क्या होता था, मजूर उस समय, ये भी आपको थिम्स इन इंडियन हिस्ट्री में दिया हुआ है, मैंने आपको पहला क्वेश्चन में ये बता दिया था। एंड मजूर इज एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। बाकी आपको ये 1 2 3 इज द आंसर। ये मैंने आपको 197 198 पेज में ये आपको किसान के बारे में दिया हुआ है, 201 पेज में मजूर दिया हुआ है। एक एक कीवर्ड आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है नहीं तो पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता वेंट टू चाइना एज द इनवे ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सर। किस दिल्ली सुल्तान का दूत बन करके इब्न बतूता चाइना गए थे। ये भी आपको थिम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के पेज 118 119 में अगर आप देखोगे तो इब्न बतूता के बारे में पूरा लिखा हुआ है। इब्न बतूता के बारे में, इब्न बतूता कहाँ का था, पहला याद रखिए मोरक्कन ट्रैवलर था। दूसरा याद रखिए एक बुक लिखा है इसने, उसका नाम है रिहला। ये बुक किस लैंग्वेज में लिखा है, याद रखिए अरबिक लैंग्वेज में लिखा है।
ठीक है ना। वहाँ सोशल और कल्चरल लाइफ उस समय जो सब कॉन्टिनेंट का था उसके बारे में बताया है। ये आपको अब मोरक्का में किस जगह पे, टैंजियर में इनका बॉर्न हुआ है, समझ में आ गया। अब इब्न बतूता सेंट्रल एशिया में, मतलब कि लैंड के थ्रू ट्रैवल करते करते पहुंचते हैं सिंध में 1333 में। वहाँ वो सुनते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में एक सुल्तान है ना। उसकी रिप्यूटेशन के सुन करके, उनकी आर्ट्स और लेटर में जो उनकी रुचि थी उसको सुन करके वो दिल्ली आ जाते हैं। ठीक है, दिल्ली आते हैं। सुल्तान जो है सो उससे बहुत खुश होते हैं और उसको बात बना देते हैं काजी। काजी का मतलब क्या हो गया, जज, बना देते हैं उसको काजी। और इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि बाद में ऑर्डर देते हैं 1342 में कि चाइना में आपको जाना है, आप सुल्तान का दूत बन करके आप जाएंगे। तो ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक इज़ द आंसर, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगेन द सेम क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर वाज अपॉइंटेड काजी ऑफ दिल्ली बाय द मोहम्मद तुगलक, इट्स इब्न बतूता। अब है कि अल बरूनी ने किताब लिखी थी किताबुल हिंद, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो अल बरूनी जो किताब लिखी थी किताबुल हिंद, उसको हम लोग बोलते हैं तहकीक हिंद भी बोलते हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये लिखा गया था अरबिक में। ठीक है, ये इसमें रिलीजियस, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिवल हिस्ट्री की हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सीसेट पोर्सन। तो हम लोग को सीसेट पोर्सन करना है इसमें। ठीक है, तो सीसेट क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन है, अच्छे समझिए, इसमें 5 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे आएंगे। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ा ठीक से सोचा तो सारे क्वेश्चन इसके 5 के 5 हो जाएंगे आंसर। अब किसी ग्रुप में 5 लोग हैं, 1 इज़ द P, 1 इज़ द Q, 1 इज़ द R, S एंड T, 5 लोग हैं। अब ग्रुप में एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक आर्टिस्ट है। 3 लोग हैं, डॉक्टर, लॉयर और आर्टिस्ट है। ठीक है, और P और S जो है सो अनमैरिड है। सो P एंड S जो है वो अनमैरिड है। ठीक है, जो बोला है हम लोग लिखते चलते हैं अभी। ठीक है, तो P एंड S अनमैरिड स्टूडेंट हैं। तो ये दोनों तो स्टूडेंट हैं, मतलब क्या हो गया कि डॉक्टर, लॉयर और आर्टिस्ट जो हैं वो कौन से होंगे, डॉक्टर, लॉयर और आर्टिस्ट कौन होंगे। देखो P S को छोड़ दो, Q, R और T ये तीनों होंगे। तो पर थोड़ा सा आसान हो गया। अब कह रहा है T इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर। T जो है मैरिड है। ठीक है, T जो है, T एक पुरुष है। T क्या है, एक पुरुष है जिसका विवाह दल के एक सदस्य से हुआ है। तो T तो पहले हम लिखते हैं कि T जो है सो मैरिड है ना, और पुरुष है, पुरुष। ठीक है, हाँ थोड़ा सा लिख देते हैं उसको, प्लस माइनस से भी बहुत सारे लोग डिनोट करते हैं, यू कैन। T इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, ख़त्म। Q इज ब्रदर ऑफ P, Q जो है भाई है, मतलब कि ये बॉय है। ठीक है, Q इज द ब्रदर ऑफ P, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड इज नीदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट, मतलब Q जो है ना ही डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट है। अब यहाँ पे आप ना समझो इस चीज़ों को, इस चीज़ को समझो। मैंने क्या बोला कि QRT में डॉक्टर, लॉयर और आर्टिस्ट है। हमें क्या बोला कि Q जो है सो डॉक्टर और आर्टिस्ट नहीं है, इसका मतलब Q लॉयर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं दिक्कत होना चाहिए। Q जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, लॉयर हो जाएगा। Q जब डॉक्टर आर्टिस्ट है ही नहीं और QRT में ही हमारा सारा है तो Q लॉयर हो गया। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि Q लॉयर हो गया। लॉयर अगर पूछेगा तो आपको ये पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहते हैं Q लॉयर हो गया। नाउ आप देखो T एक पुरुष है, बता ही दिया है, और Q चूँकि P का भाई है तो ये भी पुरुष ही होगा। तो अगर ये T और Q जो है सो पुरुष है, तो आपसे अगर पूछेगा कि पुरुष कौन है तो T और Q इसमें दोनों पुरुष हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि देखो एक चीज़ और, एक लाइन छोड़ दिया हमने, तो ये सारे लाइन हमने कवर कर लिया। नाउ R इज़ नॉट अ डॉक्टर, तो R जो है सो डॉक्टर नहीं है। नाउ आप सोचो QRT में डॉक्टर, लॉयर, लॉयर तो गया, Q भी गया। अब R और T में R डॉक्टर नहीं है, तो इसका मतलब R जो है सो क्या हो गया, आर्टिस्ट, R हो गया आर्टिस्ट, और T क्या हो गया, T जो बचा T डॉक्टर हो गया। नाउ देर आस्किंग कि व्हाट, तो इतना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आप पूछ रहे हैं कि हु इज़ द डॉक्टर, तो T डॉक्टर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आर्टिस्ट कौन है। देखो आराम से, आर्टिस्ट कौन है, R, सो R इज़ द आर्टिस्ट, R जो है सो आर्टिस्ट है। क्लियर। अब पूछ रहा है कि स्पाउस ऑफ R का कौन है, स्पाउस। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
लॉयर कौन है, लॉयर कौन है वो मैंने बता दिया आपको, लॉयर मैंने बता दिया था कौन सी थी, कौन लॉयर था, क्यू जो है सो लॉयर है। तो क्यू जो है सो लॉयर लॉयर है, तो क्यू भी आपका ख़त्म हो गया। अब पूछ रहा है इसमें कि हु इज़ फॉलोइंग अ डेफिनेटली अ मैन, कौन इसमें से पुरुष है। तो मैंने अभी बताया था टी पुरुष तो बता दिया हुआ है, और ये भी बताया है कि क्यू जो है सो पुरुष है क्योंकि भाई है। सो क्यू, इसमें टी तो ऑप्शन है नहीं, सो क्यू पर डेफिनेटली पुरुष है। तो ये क्वेश्चन भी बन गया। अब आपको समझना है कि एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एक क्वेश्चन हमारा बचा कि आर की पति या पत्नी कौन है, आर की पति पत्नी कौन है। अब आपको अगर समझ में आएगा तो क्या इसमें पी और एस तो होगा ही नहीं। वाई आई एम सेइंग कि पी और एस नहीं होगा, बिकॉज पी और एस जो है सो अनमैरिड स्टूडेंट है, तो आर की स्पाउस पी एंड एस तो होगा नहीं। नाउ इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टी और क्यू, क्यू ठीक है ना, तो आर का टी और क्यू से। तो अब समझिए इसमें, देखिए अब इसमें जो है सो टी मैरिड है, तो टी मैरिड होगा अगर, तो टी पुरुष है, टी पुरुष है और वो मैरिड है, ठीक है। तो पी एस टी हो गया, तो या तो ये क्यू से होगा नहीं तो आर से होगा। तो क्यू चूंकि पुरुष है तो पुरुष पुरुष से मैरिड तो होगा नहीं, तो क्यू तो गया, इसका मतलब टी किससे मैरिड है, आर। तो आर के स्पाउस कौन हो जाएगा, टी। नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से देख लेना। सो दिस इज द आंसर। 5 का 5 क्वेश्चन 2 मिनट में आपके सॉल्व हो गया। ओके ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सी सेट। फिर आगे हम देखेंगे अगले दिन जो हमने डे 15 को आपको डेली एमसीक्यू का क्वेश्चन दिया था उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है कि ए इज ओल्डर देन बी, सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, ई इज द यंगेस्ट, ई जो यंगर देन डी, एफ इज ओल्डर देन ए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द ओल्डेस्ट पर्सन। मतलब आपको जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ओल्डेस्ट पर्सन इसमें कितने लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ है ना। तो इसमें कितने स्टेटमेंट मिला करके यू कैन गिव द आंसर, आप कितने स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हो, ये आपसे पूछ। अब इसमें क्या है कि ए इज ओल्डर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से, सी और डी जो है सो सेम एज का है, ई इज़ द यंगेस्ट, ई जो है वो आपको यंगेस्ट है, ठीक है। देन एफ इज यंगर देन डी, एफ डी से छोटा है, मतलब डी बड़ा है एफ से, और ई सबसे छोटा है यंगेस्ट। देन एफ इज ओल्डर देन ए, एफ जो है सो ए से बड़ा है, ठीक है। अब इसको अगर एफ इज ओल्डर देन ए, तो मान लीजिए कि अगर हम इसमें देखते हैं सो ए बी, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कहीं पे बी और सी में ई सबसे छोटा है, चलिए ठीक है। सी डी में तो यहाँ पे ठीक है, बी और सी में रिलेशन है कहीं पे क्या, बी और सी में या सी और बी में, एफ और ए में है। इसमें एक चीज़ आप कर सकते हो कि सी और डी बराबर है और डी जो है सो बड़ा है एफ से और एफ बड़ा है ए से, तो कैन आई राइट दिस, और ये ई सबसे छोटा है तो ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको पांचों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। सो हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन, ओल्डेस्ट पर्सन कौन होगा इसमें, सी डी एफ ए बी ई, ठीक है। अब इसमें ओल्डेस्ट अगर पूछ रहा है तो इसमें सी और डी दोनों ही ओल्डेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे कब आप पहुँच सकते हो, जब आपके पास में ये पांचों के पांचों इन्फॉर्मेशन होगा। अगर पांचों इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप ये नहीं पता कर पाओगे, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन में ए बी सी डी ई एफ सारे आने चाहिए तभी, तो ये तभी होगा। तो सी और डी दोनों ही ओल्डेस्ट है, ठीक है ना। तो बट ये पहुँचने के लिए आपको पाँचों के पाँचों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विद द ब्रेक ऑफ द गुज्जर प्रतिहार एम्पायर, a number of Rajput state came into existence in the North India. Which of the following are Rajput dynasty? कौन सी इसमें राजपूत डायनेस्टी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। जब ब्रेक हुई थी गुर्जर प्रतिहार तो 12th सेंचुरी के एडी के आसपास में, तो बहुत सारे हुए थे, जैसे गढ़वाल ऑफ कन्नौज, परमार ऑफ मालवा, चौहान ऑफ अजमेर, कालाचूड़ी जबलपुर में, चंडेला ऑफ बुंदेलखंड, चालुक्य गुजरात, तोमर्स दिल्ली, ये सारे हुए थे आपको, ठीक है ना। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला है कि विंडसोर फ्रेमवर्क क्या है, ये आपको न्यूज़ में था। सो विंडसोर फ्रेमवर्क क्या था कि जब ब्रिटेन जो है ना, जब ब्रिटेन जो है सो ब्रेग्जिट डील हुई थी, उस समय जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड उससे ट्रेड के लिए एक डील की गई थी, ठीक है ना। तो वो जो डील की गई थी उसका नाम था नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, ठीक है ना।
सो अब जो है सो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल एक बना गया था जब ब्रेग्जिट हुआ था उस समय, उसको रिमूव करके विंडसोर, उसको रिप्लेस करेगा विंडसोर। देखिए, तो ग्रेट ब्रिटेन और ये नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में है। अब ये सब क्यों हुआ था इसमें आपको दिखाते हैं, इसमें बताते हैं। अब इसमें क्या है कि विंडसोर फ्रेमवर्क जो है ये ट्रेड के लिए बना था, इतना याद रखिए आप। और नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को ब्रेक करेगा, वो सब याद रखिए इतना। इसके बाद जो ब्रिटेन का गुड्स होगा जो नॉर्दर्न आयरलैंड में जाएगा, तो उसमें दो तरह की बनाया गया है, 2 लेन। एक बनाया गया है ग्रीन लेन और एक रेड लेन। ठीक है, तो रेड लेन का चेकिंग होगा, रेड लेन गुड्स जो होगा उसको चेक किया जाएगा, और जो ग्रीन लेन होगी उसको चेक नहीं किया जाएगा। उसमें एक टर्म भी है स्टॉर्म आउट ब्रेक, है ना। तो उसमें स्टॉर्म आउट ब्रेक है कि जो आपकी नॉर्दर्न आयरलैंड की असेंबली है वो अगर चाहे तो जो यूरोपियन यूनियन का गुड्स रूल है उसको क्या कर सकती है, आपको अपोज कर सकती है। तो ये उसको बोलते हैं स्टॉर्म आउट ब्रेक। द ब्रेक कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रैवल रीजन बट रिजर्व फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंट रूल्स। इट कैन ओनली बी अप्लाइड इफ द यूके, और लेकिन ये अप्लाई कब होगा, जब यूके और ईयू दोनों एग्री होंगी। तो ये जो है सो विंडसोर फ्रेमवर्क मैंने बहुत डिटेल आपको दे दी है। नाउ ग्रेट ब्रिटेन जो है इज द मेन आइलैंड, इंग्लैंड स्कॉटलैंड और वेल्स मिलकर के बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और यूनाइटेड किंगडम जो होता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला करके बनता है यूनाइटेड किंगडम। समझ गए, नॉर्दर्न आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम ये मिल करके बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन जो है सो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिल करके बनता है। ये 4 कंट्री याद रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन, एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे। द 2 मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। ये आपको लियो टॉल्स्टॉय वॉर एंड पीस में लिखा है कि 2 चीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल है, एक तो टाइम जो बीत जाएगा वो फिर आएगा नहीं, और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन गेट द PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF, और विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। मेडाइवल की हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे, NCERT पे फोकस कीजिए। सो थैंक यू ऑल।